Let me welcome you, my dear students, to session number 38. Assalamu alaikum, and how are you feeling today? We were discussing in the last session how to capture the knowledge, and after capturing the knowledge, immediately someone among you from IT might say कि अच्छा जी, knowledge capture करने के बाद अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको कोडिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो नॉलेज क्रिएशन सिस्टम कैसे डेवलप होगा? नॉन आईटी स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में तो आप इतना ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कैप्चर द नॉलेज फ्रॉम एन एक्सपर्ट, टेसिट नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट, knowledge developer, knowledge manager. Let me also add that knowledge engineer also has a role to play. इसलिए कि knowledge engineering तो knowledge management से बहुत पहले एक discipline के तौर पर IT और information system की domain में मौजूद था. तो what we are trying to learn is, and those of you from non-IT background, just be patient. Language आपको आनी चाहिए, बज़वर्ड्स आपको आने चाहिए, फिर जिसकी जरूरत पड़े आप उस नॉलेज को इस्तेमाल कर लीजिए. तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि कैप्चरिंग नॉलेज के पर्सपेक्टिव में हाउ टू कैप्चर द टेसिट नॉलेज एंड हाउ टू कैप्चर द एक्सप्लिसिट नॉलेज सो दैट वी कैन क्रिएट ए नॉलेज क्रिएशन सिस्टम. दैट मीन्स आफ्टर acquiring, after getting the tacit or explicit knowledge, we are going to codify whatever we are getting in the form of a knowledge. We are going to represent in the mechanism and model and language of computer. देखिए, knowledge creation के बाद ये isolation में तो नहीं रहेगा ना. Then you have to transfer, then you have to share, then you have to disseminate. And that's why we are saying technology has to play its role in knowledge management. तो आज फिर हम शेयर करेंगे आपसे कि टेसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज को कैसे कैप्चर किया जाता है, उसको कैसे कोडिफाई किया जाता है, ताकि एक नॉलेज क्रिएशन सिस्टम आपके सामने आए. जब फिर हम नॉलेज शेयरिंग की बात करेंगे तो मे बी दिस नॉलेज कैन बी शेयर्ड. दिस नॉलेज थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंट्रानेट, through extranet can be shared with investor, can be shared with customer, can be shared with supplier, can be shared with the employees, the knowledge workers. ठीक है? तो नॉलेज क्रिएशन के पर्सपेक्टिव में नॉलेज कैप्चर की हम बात कर रहे थे और टेसिट नॉलेज पे फोकस था. कुछ 1, 2, 3, 4 टेक्निक्स भी हम लर्न करेंगे कन्वर्टिंग टेसिट नॉलेज इनटू एक्सप्लिसिट. कैप्चरिंग नॉलेज. Capturing knowledge has two components, just for the IT sake. Two components. Let's focus on this slide. One part is knowledge elicitation. जरा गौर से देखिएगा. The lady knowledge engineer is trying to elicit. ये लफ्ज है जो knowledge engineering के perspective में हम इस्तेमाल करते हैं. वैसे आप कह लीजिए कि she is trying to get the tacit knowledge of the expert. मेल एक्सपर्ट है, फीमेल लेडी इंजीनियर है, आईटी स्पेशलिस्ट है. हो सकता है कि इसको नॉलेज मैनेजर ने भेजा हो सकता है इसने नॉलेज डेवलपर ने भेजा हो, बट शी इज राइट नाउ एक्टिंग एज अ नॉलेज इंजीनियर. शी इज गेनिंग फेस टू फेस, 1-to-1 मीटिंग के अंदर एक्सपर्ट से उस डोमेन का, जो भी उस एक्सपर्ट की डोमेन है, नॉलेज को इलिसिट कर रही. दूसरा कंपोनेंट क्या है कैप्चरिंग नॉलेज के अंदर? कि आफ्टर इलिसिटेशन देन यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस नॉलेज इन कंप्यूटर. तो नॉलेज इंजीनियर जो है, शी इज ऑल्सो फेमिलियर हाउ टू रिप्रेजेंट दिस नॉलेज इन ए लैंग्वेज. देखिए ना, एक्सपर्ट की तो जो लैंग्वेज है, आप नॉलेज इंजीनियर उस एक्सपर्ट से उस लैंग्वेज में गुफ्तगू करेगी. मे इट बी इंग्लिश, मे इट बी जापानीज, चाइनीज, पंजाबी, पश्तो, whatever the language of the expert is, knowledge engineer has to speak in that language.
That's one part. Then that knowledge, tacit knowledge, which has been elicited, which has been received, which has been gained, which has been acquired, which has been received in a face-to-face meeting, in the language of computer. अच्छा, आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश तो नहीं है. अच्छा, वैसे हो सकता है 5th जनरेशन या 6th जनरेशन, अभी तो वैसे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स भी कॉमन नहीं हुए. 4th जनरेशन कंप्यूटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और मैंने उनका नाम भी लिया है. और नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो 4th जनरेशन लैंग्वेज यूज भी कर रही हैं. आप में से जो आईटी के स्टूडेंट हैं, जरा बताएं मुझे कि 4th जनरेशन लैंग्वेज किस किस एप्लीकेशन में यूज हो रही, किस किस सिस्टम में यूज हो रही है. जी, क्या आंसर है आपका? अगर आपने किसी ईआरपी सिस्टम का नाम लिया है, यू आर राइट. जनरली, अब देखिए, ईआरपी सिस्टम इज ए ह्यूज सिस्टम. इट हैज मेनी मॉड्यूल्स. HR module, financial module, inventory management module, quality management module, plant maintenance module, so many modules. It's a huge system. Many companies in Pakistan, small and medium enterprises, they are using it. ठीक है, सारे मॉड्यूल यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन those companies which are future oriented, those companies which are ready to face the challenges of the next century, rather this century, 21st century, they're already looking how to make their business intelligent. To make the business intelligent, they're going out to get an application, business application, which will make their business intelligent. Generally, these are ERP type of applications. मसलन एक लैंग्वेज का मैं नाम लेता हूं जो ERP के एक सिस्टम वाले यूज करते हैं. मैं उस सिस्टम का नाम नहीं लेता. इट्स कमिंग फ्रॉम जर्मनी. फाइंड आउट व्हाट दैट सिस्टम इज. इट्स एन ERP बेस्ड सिस्टम. बट द लैंग्वेज विच दे आर यूजिंग इज ABAP. ABAP. इट्स अ 4th जनरेशन लैंग्वेज. अच्छा, क्यूरी लैंग्वेजेस जनरली 4th जनरेशन और 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस. And of course, 5th generation language and the computers which are based on 5th generation language, they are still to come. They are in the laboratories. अच्छा, फिर देखिए, जब आप कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब मैं थोड़ी सी आईटी की बात कर रहा हूं. काश हम इंग्लिश में बोल सकें और कंप्यूटर इंग्लिश समझे. काश हम उर्दू में बोलें और कंप्यूटर उर्दू समझे और उसको प्रोसेस करे और उसके मुताबिक फिर वो एड्रेस करे और इंफॉर्मेशन दे और जवाब भी दे और सवाल भी ले. आई थिंक द टाइम विल कम, थिंग्स विल मूव इन दैट वे. अच्छा, 1st जनरेशन लैंग्वेज कौन सी थी और फिर 2nd जनरेशन लैंग्वेज? अभी आप में से जो बिजनेस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज ट्रू. देखिए, कंप्यूटर तो मे बी अंडरस्टैंड करता है 01 की लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर आपने सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा, फिर फोर्ट्रैन और कोबॉल बहुत अरसे तक यूज होती रही. बल्कि जिस जमाने में मैंने पीएचडी की 70s में, उस जमाने में तो लैंग्वेजेस ये 2 थी. कोबॉल फॉर बिजनेस, फोर्ट्रैन फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग. And then came C and C++ and, Visual Basic and Java and you name it. So here we are talking then, what language are you going to use to represent that knowledge for computer to understand? इसलिए कि process जो knowledge या information कह लीजिए, जो अभी आप कहना चाहें, इसलिए कि explicit knowledge may be information. Computing machine ने भी तो उसको understand करना है ना. फिर आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ी सी उसकी भी मैं बात करूंगा कोडिफिकेशन की जब बात होगी तो. डिटेल नहीं, लेकिन एटलीस्ट
You must know what are the various ways. और आप में से अगर आईटी के स्टूडेंट कुछ ये कोर्स ले रहे हैं, so they already may be familiar with it. How to represent knowledge in a language, in a model, in a methodology, the computer will understand. तो capturing knowledge के perspective में फिर knowledge elicitation और knowledge representation दोनों ही important है. Capture इसका मतलब होगा tacit knowledge elicitation from the expert. लेकिन आप explicit knowledge भी capture कर सकते हैं. You can use the databases of an organization. उसको फिर हम data mining कहते हैं. उसकी मैं बात करूंगा जब हम capturing the explicit knowledge की बात करेंगे. So in other words, tacit knowledge and explicit knowledge ये दोनों एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं. देखिए, जब टेसिड नॉलेज इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है तो उसके हेड में है, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है तो अनडॉक्यूमेंटेड वे ऑफ वर्किंग, अनडॉक्यूमेंटेड वे ऑफ वर्किंग इन द टीम, अनडॉक्यूमेंटेड द वे टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, लिखा हुआ तो नहीं है ना. एंड हाउ कैन यू गिव वन मेथोडोलॉजी टू ऑल द प्रोफेसर्स? मुश्किल हो जाएगा प्रोफेसर के लिए टीच करना. हर प्रोफेसर का अपना स्टाइल है, अनडॉक्यूमेंटेड. और फिर कल्चर, कल्चरल कन्वेंशन, ये भी टेस्टेड नॉलेज है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का, इट्स नॉट फॉर्मलाइज्ड. अच्छा, इसके मुकाबले में एक्सप्लिसिट नॉलेज, वो आपकी फाइलें जो सी ड्राइव पे पड़ी हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, वो आप ही की हैं. आपकी मीडिया फाइल्स, आपकी ऑडियो फाइल्स, आपकी वीडियो फाइल्स, आप जानते हैं कि आपने वो क्यों स्टोर की थी. आपकी लाइकिंग, आपका स्टाइल, आपकी पसंद, वो आप ही की है. और हम आप ही की पसंद को कंपनी की पसंद बनाना चाह रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, एक्सप्लिसिट नॉलेज जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो फिर हम उसको फॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं. डेवलपिंग द इंफॉर्मेशन इनटू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं. तो टेसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज के पर्सपेक्टिव में जरा थोड़ी देर के लिए इस 3 टियर नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल को देखिए जरा, तो बात कुछ और समझ में आ जाएगी और आसान हो जाएगी. टेसिट नॉलेज के पर्सपेक्टिव में आप स्टार्ट कर रहे हैं, टियर 1 कहां है? नॉलेज वर्कर, एक्सपर्ट, नॉलेज बेस. नॉलेज वर्कर की नॉलेज बेस है या वो एक्सपर्ट की नॉलेज बेस है? अब आपने एक कोलैबोरेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, मे बी 1-to-1, मे बी इंटरव्यू, मे बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपने उस नॉलेज को कैप्चर किया. फिर आपने उसको एक मैप के जरिए से नॉलेज मैप बना दिया. कंसेप्चुअल मैप कह दीजिए, नॉलेज मैप कह दीजिए. टेबल की शक्ल में एक डिसीजन ट्री भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहां आप उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड, फॉर एक्सप्लिसिट नॉलेज, प्लीज टेक अ लुक. एक्सप्लिसिट नॉलेज में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मे बी यू वुड लाइक टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज, इलिसिट द नॉलेज from where? From the databases of the marketing, from the databases of operation, from the database of sales department, from the database of design department, from the database of engineering department. बहुत सारी databases हैं. So in other words, then you will start explicit knowledge. अगर आपने capture करना है, you will start from the data warehouse. You will start from ERP databases. अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम दिया था ना ईआरपी का, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स मैंने कहा था होते हैं. इन्वेंट्री, क्वालिटी, प्लांट, फाइनेंशियल, बहुत सारे मॉड्यूल्स. यू हैव द डेटा, यू जनरेट द इंफॉर्मेशन विच इज द प्रीरिक्विजिट टू इलिसिट द नॉलेज. बट वंस यू हैव इलिसिटेड द नॉलेज फ्रॉम द डेटा वेयर हाउसिंग, जैसे नॉलेज के पर्सपेक्टिव में क्या था, मिडिल लेयर के अंदर you were developing a collaborative working environment, जहां पर डायलॉग भी हो रहा है, जहां पर एनालिसिस भी हो रही है, जहां पर डिस्कशन भी हो रही है, जहां पर डिबेट भी हो रही है, डिसीजन मेकिंग भी हो रही है. टेसिड नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज के पर्सपेक्टिव में, सिंस यू आर एक्सट्रैक्टिंग द नॉलेज फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस, सी व्हाट मेथोडोलॉजी यू आर यूजिंग? OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. लर्न कीजिए डेटा माइनिंग, OLAP, डेटा वेयर हाउसिंग.
हाउ टू मेक बिजनेस इंटेलिजेंस। लेकिन डेफिनेटली OLAP को जब आप यूज करेंगे, उसके जरिए से क्यूरी करेंगे, एनालिटिकली एनालिसिस होकर, अब मैं उस तफसील में नहीं जाता कि वो मॉडल बेस्ड है क्या बेस्ड है, बट व्हाट यू आर गेटिंग इज दैट यू आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ डेटा माइनिंग। और फिर डेटा माइनिंग के अंदर भी वेरियस मॉडल्स, वेरियस वेरिएबल्स, मसलन मैंने यहां लिखा है क्लासिकल मल्टीवेरिएंट स्टैट। डेटा माइनिंग से पहले तो हम फोरकास्टिंग के लिए, सिनेरियो बिल्डिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स ही को यूज करते थे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हाउ आर वी गोइंग टू डील विद वेरिएबल्स? हाउ आर वी गोइंग टू डील विद वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैरायटी ऑफ नॉलेज? और देखिए मिडिल के अंदर मैंने लिखा है पोर्टल एंड CRM। Remember we talked about portal, a site on the web, on the intranet, on the extranet, available for knowledge workers, for employees, for customers, for suppliers. They can access the information either through push or through pull. CRM, customer relation management, an application of knowledge management, where you have the information about the customer, their behavior, their purchasing pattern, their loyalty, their commitment, their trust with the organization. तो आपको ये पता होना चाहिए कि tacit knowledge में how are you moving? You're moving from the knowledge worker and expert in a collaborative working environment into storing the knowledge in the form of a map or maybe a decision tree. On the other hand, in the explicit knowledge case, you will be moving from database, data warehouse onward. ठीक है? तो कैप्चरिंग नॉलेज के पर्सपेक्टिव में फिर हमने कहा कि टेस्टेड नॉलेज को कैप्चर करते हुए, इलिसिट करते हुए, पहले कहना दीजिए मुझे, इलिसिट करते हुए, लेट्स go into more detail of the technique which we learned last session, interviewing technique, face to face, one to one, knowledge engineer and expert interviewing. How to make this interviewing successful? Technique number one, to elicit the knowledge, tacit knowledge. Well, very first thing is you establish the rapport. Make sure that you properly phrase your questions. तैयारी करके आइए घर से, उसकी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स प्रॉपरली फ्रेज। क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एंड लिसन क्लोजली टू द एक्सपर्ट, डोंट गो एंड डोंट एंटर इनटू एनी आर्गुमेंट। ही इज द एक्सपर्ट, आप नॉलेज इंजीनियर हैं, आपका काम है, क्वेश्चन आपने पूछा, सवाल ले लीजिए। आप भी अगर उस डोमेन को बेहतर है आप उस डोमेन को जानते हो, उसकी लैंग्वेज तो आपको आती हो ना, लेकिन आर्गुमेंट ना कीजिए। He is the expert, she is the expert. और आखिरी बात, इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि सेशन के आउटकम को भी इवैल्यूएट कीजिए। What are the things you can avoid while in the interview session? Well, tapping a session without advance permission from the expert. ऐसे दरवाजा खोल के उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश ना करें। टाइम आपने लिया है, कितना टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, let it be known. Let the expert be ready to answer your questions. ये उसकी प्रॉपर्टी है. You have to be careful. You have to develop an environment. अब आप उसकी प्रॉपर्टी उसके हेड में से निकाल कर डेटाबेस के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं. So the question is, once you do that, let's not convert the interview into an interrogation. आप वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटरोगेशन के लिए नहीं गए. क्वेश्चन आपने पूछा, जवाब आपने ले लिया. Please do not interrupt the expert while he is giving the answer. Let him finish. Asking him questions which put the domain expert on the defensive. जरूरत नहीं है. आपको अगर क्लैरिटी चाहिए, seek an interview with the second expert. क्लैरिटी हो जाएगी. सेशन को हीट अप ना होने दीजिए. लाइट मूड के अंदर, इनफॉर्मल माहौल में, इजी माहौल में, नॉलेज विल फ्लो इजीली फ्रॉम हिज और हर हेड ऑनटू योर पेपर या ऑनटू योर रिकॉर्डिंग मशीन. प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड एन एक्सप्लेनेशन व्हेन यू एक्चुअली डोंट, इसकी जरूरत नहीं है.
आपको चीजें अवॉइड करनी चाहिए अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस सेशन को कंडक्ट करने की. प्रॉमिसिंग समथिंग विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड. बाज़-औक़ात एक्सपर्ट कहता है अच्छा जी मुझे आप ये इसकी एप्लीकेशन डेवलप करके एक कॉपी देंगे. वेल मे बी यू कैन नॉट. ये डिसीजन तो नॉलेज मैनेजर, ये चीफ नॉलेज ऑफिसर के करने का है. अब ये जब ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी होगी तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किन किन लोगों को होगी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है. नॉलेज इंजीनियर, नो, दिस इज समथिंग टू बी अवॉइडेड. सेकंड टेक्निक की बात करते हैं इलिसिटेशन ऑफ नॉलेज के पर्सपेक्टिव में, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन. नॉलेज इंजीनियर साइट पे जा रहा है, प्रोसेस जहां हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जहां हो रही है, सर्विस जहां डिलीवर हो रही है, क्लास जहां कंडक्ट हो रही है, सर्जरी जहां पे हो रही है, ऑब्जर्वेशन के लिए. प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए व्हाइल द एक्शन इज ऑन, उसको आप ऑब्जर्व करने जा रहे हैं. ये भी एक तरीका है टेसिट नॉलेज को इलिसिट करने का. डॉक्टर कहता है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि हार्ट की सर्जरी होती कैसे है. हां, मैं आपको यह इजाजत देता हूं कि व्हेन द सर्जरी इज गोइंग ऑन you are allowed, you can enter, you can watch, you can observe, and then you can take a note. नॉलेज इंजीनियर आप हैं, उसने आपको इजाजत दे दी. कार बन रही है, आप ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं हाउ टू प्लेस द कार्बोरेटर इन द इंजन, हाउ द 3 or 4 cylinders of the engine work. एक तरीका यह है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर के साथ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं. दूसरा वो कहते हैं कि नहीं, आई एम वेरी बिजी, while we are doing this job and placing this carburetor in the engine, you are allowed, you can come in the assembly line and take a look, watch yourself. उसका मतलब ये होगा कि then more listening than talking. Some experts do not like to be observed. Be careful. आपने उस एक्टिविटी को वॉच करना है, उस एक्सपर्ट को वॉच नहीं करना. और वैसे भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, उनकी जो आउटफिट होती है, उनकी जो पर्सनैलिटी प्रेजेंटेशन होती है, बाज़ औक़ात वो उसकी परवाह नहीं करते. आप में से जो आईटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कैप उल्टी रखी है कि सीधी रखी है कि दाएं है कि बाएं है, दे डोंट केयर. वो हमारा तो दिमाग काम कर रहा है, हमारी तो लॉजिक काम कर रही है, हमारी एल्गोरिथम काम कर रही है. Same is the case with a technical expert. ये मार्केटियर जानते हैं, ये कस्टमर रिलेशन ऑफिसर्स जानते हैं कि पर्सनालिटी की प्रेजेंटेशन का अपना एक मजा है, उससे कैसे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है. लेकिन सम एक्सपर्ट्स, देखिए ना, इस वक्त तो आपको एक्सपर्ट के नॉलेज, एक्सपर्ट के एक्शन को वॉच करना है, एक्सपर्ट को तो वॉच नहीं करना ना. फियर ऑफ गिविंग अवे एक्सपर्टीज is a concern by someone you are watching him. पहले से let it be known you will be there between this and this time. Open communication कीजिए, fear create ना कीजिए. Process can be distorting and distracting to others while you are observing. That's true. जापानी कंपनियों में जब आपको वो लेके जाते हैं टूर के लिए, कभी आपको वो कोशिश करते हैं असेंबली फ्लोर पर ना लेके जाए. क्यों? ऑब्जर्वेशन की बात करें ना हम, टेस्टेड नॉलेज कैसे कैप्चर किया जाए. दे नो कि व्हेन यू विल गो एंड वॉच देम ऑन द असेंबली फ्लोर, व्हाइल वॉचिंग यू विल टेक अवे सम ऑफ देयर नॉलेज. दे डोंट वांट टू लेट यू गो बिकॉज दे आर मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. तो वो पहले से कहेंगे जी हम आपको अब पेंट शॉप में ले जाएंगे, हम आपको फलां शॉप में ले जाएंगे जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज नहीं है. इसलिए कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो टेसिटली नॉलेज तो आप एक्सट्रैक्ट कर ही रहे होते हैं. बट एनी हाउ, दिस इज वन वे ऑफ इलिसिटिंग टेसिड नॉलेज. थर्ड टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. इट्स एन अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू जनरेटिंग आइडियाज अबाउट अ प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. लेट्स कम अप विद द, हम स्टॉर्मिंग कर रहे हैं ब्रेन की, एक की नहीं, दो की नहीं, 4, 5, 6 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं. ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आर कंसिडर्ड, बट एम्फेसिस इज गिवन ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द सेशन.
Every expert, every participant is allowed to speak. Idea generation is followed by the idea evaluation. जब idea generation session है, आपने issue place कर दिया, let the people give their ideas how to solve this problem, how to take this challenge. All of it will be recorded. Later on, it will be evaluated. Let's talk of electronic brainstorming. अब experts आपको available नहीं है. Maybe one is Lahore, second in Karachi, third in Peshawar, fourth in Quetta. Well, let's use technology. Computer-aided approach dealing with multiple experts. अब मीटिंग भी नहीं हो सकती. 4 एक्सपर्ट 4 जगह पे हैं. How about one expert is in Sydney, second is in London, third is in New York? But technology can be used. Experts gain leverage from anonymity. इस पॉइंट को नोट कीजिए जरा. देखिए, आपको उस एक्सपर्ट का नॉलेज चाहिए, और अगर एक्सपर्ट ये चाह रहा है कि जी मेरे बारे में ना बताएं कि मैं कौन हूं, फाइन, दैट्स ओके. हमारा एम्फेसिस तो उस नॉलेज पर है. अगर वो ये चाह रहा है कि मुझे एनोनिमस रखा जाए, दैट्स गुड एनफ. फिर आपको एथिकली उसकी एनोनिमिटी को मेंटेन करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए से इट अलाउज 2 or more experts to provide opinions through computers. चैटिंग आप करते हैं ब्लैक बोर्ड के जरिए. ब्लैक बोर्ड की भी बात अभी हम करेंगे. एक कोर्स के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ओपिनियन देते हैं. एक क्वेश्चन पोस्ट हो गया, किसी स्टूडेंट ने कर दिया, टीचर ने कर दिया. Within the next 24 hours, you are allowed to give your opinion. Now, you are also an expert in that particular course. So, electronic brainstorming means once you are in the session, you are allowed to give your opinion without having to wait your turn. तो ऑटोमेटिकली स्टोर होता चला जाएगा. जो शाई एक्सपर्ट हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट अमूमन शाई होते हैं. हाँ, ये बिजनेस मैनेजर्स हैं जो जरा जिनको पढ़ाया जाता है कि आपको तो शाई नहीं होना, और अगर आप शाई हैं तो माफ कीजिएगा, फिर मार्केटिंग और सेल्स और कस्टमर रिलेशनिंग तो आपका एरिया नहीं है. लेकिन देखिए, हर तरह की दुनिया है, नॉलेज तो आपको सभी से लेना है. तो शाई एक्सपर्ट जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे देखिए ना वेब बेस्ड टीचिंग, उसमें आपको पता ही नहीं एक्सपर्ट कौन है. उसमें तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन सामने आ रही है. Naturally, it prevents tagging comments to individuals as well. आपने कमेंट लिख दिया, ये नहीं मालूम कि वो कमेंट जो है वो किस शख्स का है. लेकिन आपको याद होगा कि मैंने एक सेशन में आपसे ये शेयर की थी बात. यूरोप में एटलीस्ट आई नो वन कंपनी which they create knowledge by letting the idea be floated, but the idea will not tagged on the board with the name of the person. लेकिन सिस्टम जो है रिकॉर्ड रखेगा किसने ये आइडिया फ्लोट किया. अब वो आइडिया आ गया, लेट द पीपल, नॉलेज वर्कर, लेट देम फ्राई द आइडिया. ठीक है. Now when the idea is fried, well cooked, you have a new design of the product. It's ready to be launched. It's feasible. तो वो जिस शख्स ने ओरिजिनल आइडिया दिया था, now he or she is expecting some reward. पता कैसे चले? Here we have this company. उन्होंने कहा कि नहीं जी, डेटाबेस के अंदर हर शख्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा, एनोनिमिटी मेंटेन की जाएगी. आपको नहीं मालूम कि ये आइडिया किसका, लेकिन सिस्टम जो है, नॉलेज क्रिएशन सिस्टम विल कीप द रिकॉर्ड, ताकि लेटर ऑन जब रिवॉर्ड की बात आए, इसका मतलब ये होगा कि आइडिया हैज टू बी रिवॉर्डेड. अभी जब हम नॉलेज शेयरिंग की बात करेंगे तो आई विल रेज दिस इश्यूज देयर. व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट द आइडिया? आइडिया कंट्रीब्यूट नहीं होगा, नॉलेज क्रिएट ही नहीं होगा. तो हियर वी हैव अ कंपनी व्हिच कीप्स ट्रैक, और बाजू का दैट वन आइडिया, बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट, बिलीव मी, दैट वन आइडिया कैन बी रिवॉर्डेड इनटू मिलियंस, because company is making billions, and then you never know how many years the product, the software, the artifact will be in use. आपको तो उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी ना. और नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स, मुझे कहने का मौका दीजिए, विंडो 95 अभी भी यूज में है.
और अगर उसके प्रोग्रामर्स जिन्होंने वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, कहीं उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल थी कि जब तक ये सॉफ्टवेयर यूज होगा उनको इतने % रॉयल्टी मिलती रहेगी, दे विल कीप ऑन गेटिंग. दैट्स नॉलेज बेस्ड बिजनेस. दैट्स आइडिया इकोनॉमी. As long as the idea is in action, as long as somebody is using that product which was based on your knowledge, which was created on the basis of your knowledge, your idea, you will be rewarded. It may take 10 years, 20 years. And think of it. Some products are in use for many, many years. Anyhow, let's move further. Number 5, blackboarding. This is a very good technique used. ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो आप यूज करते हैं, इट्स अ बुलेटिन बोर्ड. शुरू में इसका नाम ब्लैक बोर्ड रखा गया. दिस इटसेल्फ इज ए टेक्नोलॉजी. वेब सिटी का नाम आपने सुना होगा. इट अज्यूम्स ऑल पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपर्ट्स विद यूनिक एक्सपीरियंस. जो नॉलेज मैनेजमेंट का कोर्स ले रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट सब एक्सपर्ट हैं इस कोर्स के अंदर, बराबर हैं. ईच एक्सपर्ट हैज इक्वल चांस टू कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन वाया द ब्लैक बोर्ड. Process continues until the problem has been solved. या आप टाइमलाइन फिक्स करते हैं within the next 24 hours. या आप कहते हैं जी idea will be on, challenge will be on, issue will be on, assignment will be on until it is solved. There are diverse approaches to problem solving, but blackboarding, posting the question on the bulletin board, is a very common technique used in online learning, in e-learning. But certainly it creates new information. That new information is taken up by a student who is a knowledge worker, by a professor who is a knowledge worker, by a learner who is a knowledge worker, by a technologist who is a knowledge worker. And each one of them, student, professor, learner, technologist, business manager, they will add their own insight and intuition and experience to create their own knowledge. Blackboarding जो है, participants share a common language, flexible representation of information. कोई keywords में लिख रहा है, कोई short language यूज कर रहा है, जैसे आप देखते हैं चैटिंग में होता है. ये इस किस्म की लैंग्वेज वहां अलाउड होती है. Efficient storage and location of information. Immediately जो कुछ लिखा जा रहा है वो स्टोर भी हो रहा है. जैसे मैंने अभी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, they're using this. Organized participation. You know who is contributing. और क्लासरूम डिस्कशन के लिए तो दिस इज एन एक्सीलेंट फोरम. और जब खास तौर पर क्लासरूम डिस्कशन के लिए फिर आपको ग्रेडिंग भी हो कि जी 10% ग्रेड इस बेस पर होगा कि आपने थ्रेडेड डिस्कशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन की. मैंने यूज किया लफ्ज थ्रेडेड डिस्कशन. दैट्स हाउ यू डू इट. इट्स आइटरेटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, फिर एक लूप में से दूसरा लूप, तीसरा लूप. You keep on doing until the problem is solved. And when the problem is solved, every information, every expert advice is recorded. After discussing the how to capture and how to elicit the tacit knowledge, मैंने आपके साथ 4-5 techniques share की. Interviewing, on-site observation, brainstorming, electronic brainstorming, and the 5th one, blackboarding. Let's talk of now briefly how to elicit explicit knowledge. और मैंने कहा था this you will do from the databases, from the data warehouses, from the data mart. अब 3 नाम मैंने यूज कर लिए हैं तीनों ही डेटाबेसेस. एक आप कह लीजिए ह्यूज डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस. एक आप कह लीजिए मिडिल टाइप ऑफ डेटाबेस, डेटा मार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. और डेटाबेस तो फिर आप जानते ही हैं, स्मॉलर साइज, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन दैट डेटाबेस. एनीहाउ जी, जब हम नॉलेज जनरेशन और नॉलेज क्रिएशन और नॉलेज डिस्कवरी की बात करते हैं और एक्सप्लिसिट डेटाबेस की बात करते हैं या एक्सप्लिसिट डेटा की बेस पर बात कर रहे हैं, तो इमीडिएटली data mining should come to your mind. It's another way of discovering the knowledge in the database, creating the knowledge from the data in the database through
data mining. The recent proliferation of e-commerce applications is providing reams of hard data, which is ready for analysis. It presents us with an excellent opportunity to make profitable use of data mining. And many companies, मैंने कहा था ना, how to make business intelligent. मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वीकेंड के ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ डायपर भी सेल हो रहे हैं. कहां से पता चला? डायपर के सेल्स की ट्रांजैक्शन किसी और डेटाबेस में स्टोर हो रही है, सॉफ्टवेयर के सेल्स की ट्रांजैक्शन किसी और डेटाबेस में स्टोर हो रही है. बट when you analyze and you put this data together to see the pattern, that's how you come up with the analysis through data mining. अब थोड़ा सा ब्रीफली इसको टच कर लें हम. आपको पता हो कि डेटा माइनिंग टेक्निक है क्या, लेकिन इस पर आपको एक सेपरेट कोर्स पूरी टेक्नोलॉजी के हवाले से और इसकी डिटेल के हवाले से मिलेगा और आपको लेना चाहिए इफ यू आर लाइक टू मूव इन द बिजनेस एनालिसिस फील्ड. डेटा माइनिंग कुड बी प्रेडिक्टिव, कुड बी डिस्क्रिप्टिव. प्रेडिक्टिव जैसे नाम बता रहा है, यू लाइक टू प्रेडिक्ट और एस्टिमेट ए कंटिन्यूअस आउटकम as opposed to classification technique which predict a discrete outcome. You like to predict continuously an outcome based on the analysis of the data. Descriptive technique के अंदर आप कहते हैं कि in this data mining technique, affinity or association of the data you like to observe. In other words, in this category, you like to serve to find those items which are closely associated in the data set. मैंने जो भी आपको एग्जांपल दी थी सॉफ्टवेयर की और डायपर की, इज इट प्रेडिक्टिव और इज इट डिस्क्रिप्टिव? एनालाइज कीजिए. आपने उनको एसोसिएट कर दिया है, वो थे नहीं, दो डिफरेंट कैटेगरीज थी, उनको एसोसिएट कर दिया उन डेटा सेट को. फिर क्लस्टरिंग करते हैं आप. डेटा माइनिंग टेक्निक इन दिस कैटेगरी एम टू क्रिएट clusters of input object. You can go into the detail and try to see how you can use the data in the databases to generate information after analysis, and you use that analysis to make certain decisions by using your own insight and experience. That's all what knowledge management is. Better you do it, faster you process it, higher quality is the decision making of yours, chances of promotion faster will be for you. तो आइए फिर देखिए कहां हम इनको यूज करते हैं. नंबर 1, मार्केटिंग में. प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टेक्निक हैव बीन यूज्ड फॉर टारगेट मार्केटिंग. किस मार्केट को आपको टारगेट करना है? साउथ अमेरिका और साउथ एशिया. विद इन पाकिस्तान, साउथ रीजन और द नॉर्थ रीजन. टारगेट मार्केटिंग. आप यूनिफॉर्म कस्टमर्स को टारगेट करेंगे या जनरल पब्लिक को टारगेट करेंगे? यू हैव टू मेक अ डिसीजन. टीनेजर्स को आपको टारगेट करना है. बड़ी मशहूर कंपनी फ्रांस की कॉस्मेटिक कंपनी, किसको टारगेट करते हैं वो? लेडीज को. लेडीज को टारगेट करने के लिए उन्होंने ब्यूटी सैलून्स को टारगेट किया. दे लाइक टू गिव द प्रोडक्ट डाटा to be available shared through the beauty salons. इसलिए कि ब्यूटी सैलून्स में सारी खवातीन विजिट करती हैं. See how they're doing it. और फिर मार्केट सेगमेंटेशन. डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आप इसको यूज करते हैं. रिटेलिंग के अंदर डेटा माइनिंग यूज हो रही है फोरकास्टिंग के लिए. हाँ, मार्केट बास्केट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एनालिटिकल वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग, which uncovers which products are likely to be purchased together. Software and diaper purchased together. Airline ticket and hotel are booked together. उम्रे पे जो लोग जाते हैं वो होटल भी बुक करते हैं. मार्केट बास्केट एनालिसिस. And see what kind of decisions you make on it. Banking, trading and financial forecasting. और फिर उसमें खास तौर पर फिर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के जो इश्यूज हैं, प्राइसिंग के जो इश्यूज हैं, स्टॉक मार्केट की जो और आपकी कंपनी के स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस. डेटा माइनिंग यूज हो रही है इंश्योरेंस के अंदर. कस्टमर्स को कैसे ग्रुप किया जाए, किन को प्रीमियम प्राइस दी जाए, और क्लेम्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, क्लेम्स की
फ्रीक्वेंसी को प्रेडिक्ट करने के लिए डेटा माइनिंग यूज हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर डेटा माइनिंग यूज हो रही है, प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग, टू अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट व्हेन द कस्टमर्स विल चेंज फ्रॉम वन मोबाइल सर्विस टू अनदर वन, छोड़ के चला जाएगा। याद है भी पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर यह फैसिलिटी भी आपको दी गई, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन सर्विस प्रोवाइडर यू कैन स्विच। By using data mining technique, they found out that in a given 1 month, less than 5% people switched. So the question is, should this facility be provided? Operation management के अंदर data mining को use किया जा रहा है. Web data mining. This is another way of using data mining to find out structure mining, how the web documents are structured. Web data mining is used for usage mining. How many people are using this website? And then you like to identify the pattern. Amazon is really excellently using web data mining in the best way possible. Content ki mining. It is used to discover what a web page is about and how to uncover new knowledge from those web pages. Knowledge is captured, tacit or explicit. Next question comes, how to codify, how to represent. In other words, organizing and representing the knowledge before it is accessed by authorized personnel, before it is shared. The organizing part is usually in the form of a decision tree, a decision table, frame, production rule, maybe CBR, case-based reasoning. अब ये सारी टेक्निक्स का आपको, अगर आप बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी से बैकग्राउंड रखते हैं, ये मैंने जितने नाम अभी लिए हैं, decision tree, frame, production rule, case-based reasoning, ये सब by itself are techniques to be known. Knowledge engineering में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, और IT में अगर आपका इंटरेस्ट है, डेटा माइनिंग में आपका इंटरेस्ट है, फिर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. Otherwise, you just know how the knowledge is represented. Converting tacit knowledge to explicit so that it can be used. So knowledge has to be codified. और मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि it is organized in these different forms. Codification is also to convert the undocumented information to documented information. Codification is also used by the corporate sector, specific knowledge to be made visible, portal पर visible, website पर visible, banners लगाकर आप उसको visible करते हैं. Every user who will see, he will make it and see it visible information, and it is usable for decision making. तो आपको knowledge को represent तो करना है. ये कंपनी का knowledge है, product का knowledge है, process का knowledge है. Why to codify? Number 1, for diagnosis. Identify symptoms of specific causal factors. How to diagnose, how to interpret, how to provide training. You can use the codification. मैंने अभी अर्ज किया था ना कि you like to see, you like to show to the medical students how the heart surgery is being done. आपको कार्डियक सर्जन ने अलाउ कर दिया, आप नॉलेज इंजीनियर थे, आपने जाकर उस सर्जरी को वॉच किया खामोशी से, नो टॉकिंग, कम बैक, राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज एंड द कोड विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, मे बी अ वीडियो उसके साथ अटैच कर दिया आपने. अब मेडिकल के स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, दे आर वॉचिंग हाउ द हार्ट सर्जन इज डूइंग द सर्जरी. देखिए नॉलेज तो फिर शेयर हो रहा है, और हर स्टूडेंट तो उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं जा सकता. तो नॉलेज मैनेजमेंट इज रियली प्रोवाइडिंग यू एन एक्सीलेंट फैसिलिटी फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. यस, फॉर प्रेडिक्शन, फॉर प्लानिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, फॉर प्लानिंग फॉर द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, फॉर प्रेडिक्टिंग एंड इन्फरिंग द लाइकली आउटकम ऑफ ए गिवन सिचुएशन. यस, कोडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. तो मैंने जैसे भी आपसे शेयर किया था, और आईटी वाले खास तौर पर इसे देखें, डिसीजन ट्री. लेट्स टेक अ लुक ऑन अ डिसीजन ट्री. दिस इज अ डिसीजन ट्री बाय ए पब्लिशर दैट ही वांट टू गिव डिस्काउंट. अब वो नॉलेज को आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक ट्री के जरिए से कि भाई डिस्काउंट किसको दिया जाएगा. इज इट ए बुक स्टोर, और इज इट एन इंडिविजुअल, और इज इट ए लाइब्रेरी. 3 लोग हैं जो किताबें खरीद रहे हैं. डिस्काउंट पॉलिसी क्या होगी?
इंप्लीमेंट हो गई, अब वो पब्लिशर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी ब्रांचेस हैं और इसके मुताबिक वो फैसला होता चला जाएगा, डिसीजन मेकिंग। लेकिन किस बेस पे डिसीजन हो रहा है? इज इट अ बुक स्टोर हु इज बाइंग द बुक्स, और इज इट अ लाइब्रेरी बाइंग द बुक्स, और इज इट अ स्टूडेंट और अ प्रोफेसर इंडिविजुअल हु इज बाइंग द बुक्स? और फिर देखिए उस बेस के ऊपर फिर ये कि ऑर्डर कितना है, 6 और मोर, लेस देन 6 अगर वो बुक स्टोर है, लाइब्रेरी या इंडिविजुअल है 50 और मोर, 6 और 19, लेस देन 6। और उस बेस पे डिसीजन हो रहा है कि डिस्काउंट 25% होगा, 15% होगा, 10% होगा या नहीं होगा। वंस द डिसीजन पॉलिसी हैज बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत सारे पब्लिशर हैं जिनकी किताबें ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रही हैं, डिसीजन कैन बी मेड। फ्रेम्स, आप में से जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, they know what frames are. Java, Visual Basic. Already you're using these kind of knowledge representation or data representation techniques in software development. Production rules, especially if-then rules when you're developing expert system or expert system based on rules. This is a way to represent the knowledge. Case-based reasoning. मैंने आपसे शेयर किया था ना कि 99 में I went to Singapore exclusively to learn the technique of CBR in knowledge engineering. They are providing a master's in knowledge engineering, National University of Singapore. So CBR is a reasoning. देखिए reasoning किसी knowledge की base पे करते हैं ना आप. This is a technique which one can use. Goal is to bring up the most similar historical case which match with the current case. लास्ट ईयर हमने क्या किया था, पिछले साल क्या किया था, लास्ट क्वार्टर क्या किया था, अगर वही सिचुएशन अब आपके सामने आई है, कैन वी यूज द सेम डिसीजन मेकिंग? कैन वी गिव द सेम डिस्काउंट? कैन वी रिपीट द सेम डिसीजन? Certainly you will save more time as compared to the rule based expert system. So my dear students, capturing knowledge is on the basis of eliciting tacit and expert knowledge, combining it with knowledge representation and knowledge codification. Now the system is ready. Knowledge has been acquired, has been generated, has been created, has been represented in a computer, ready to be shared. But we will talk about the knowledge sharing only in the next session. So in other words, before I say goodbye to you, what we are talking here is that you must know as a knowledge engineer, if you want to act like that, how to receive the tacit knowledge and how to capture the explicit knowledge. लेकिन फिर आपको IT वालों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा how to codify. So keep this in mind, see what your area is and try to use it when you have to manage knowledge in the organization for which you might be working. Thank you very much, and until the next session, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.